साथियों, मैं देवेंद्र सिंह आपके अपने YouTube चैनल DS फ्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज जैसे कि आपको पता है, हमने पिछली 2 क्लासों में NTPC के 2 प्रैक्टिस सेट लगा लिए हैं। तो उसी के आधार पर जो क्वेश्चन आजकल NTPC से पूछे जा रहे हैं और जो एक्सपेक्टेड पेपर हैं, जो क्वेश्चन हैं वो आने वाले पेपर में, ऐसे क्वेश्चन को मैं आज कराने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 2464 है तो परिधि ज्ञात कीजिए। हमें क्या दे रखा है? हमें वृत्त का क्या दे रखा है? क्षेत्रफल दे रखा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर जो हमें दे रखा है 2464 दे रखा है। और हमें क्या निकालना है? इसकी परिधि निकालनी है। कोई सर्कल है, ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक सर्कल है जो आर रेडियस का, कितने का? आर रेडियस का है। उसका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और इसकी परिधि क्या होती है? परिधि होती है इसकी, पेरीमीटर बोलते हैं इसे, ये होती है 2 पाई आर। यहाँ पे आर है रेडियस, पाई की वैल्यू लेते हैं हम 22/7। और देखिए तो कैसे करें सवाल को, यहाँ से हम निकालेंगे आर की वैल्यू। तो पाई बराबर होता है 22/7। क्या होता है? 22/7। और ये हो गया मेरा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर 2464। अब 11 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा। 11 से मैं इसको काटूंगा, कैंसिल करूंगा, तो 11 दूनी 22, यहाँ 2 बचे, और 11 दूनी 22, यहाँ 4 बचे, और 11 चौका 44। फिर 2 से, इस 2 से 2 चौके कितने बार कैंसिल हो जाएगा? ये 112 बार कैंसिल हो जाएगा। अब आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया मेरा? आर स्क्वायर बराबर हो गया 112 मल्टीप्लाई बाई 7, क्योंकि 112 मेरे पास ये बचा और 7 मेरे पास यहाँ बचा। अब मैं क्या करूँगा? आर स्क्वायर 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 एकम 7, 8 हो गया, और 7 एकम 7 हो गए 784। मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरी 784। अब आर स्क्वायर की वैल्यू 784 आई, तो आर बराबर क्या आ गया? आर बराबर हो जाएगा √784। तो आपको मालूम है आपके 27 का स्क्वायर होता है 729। तो ये कितने का स्क्वायर है? ये है 28 का स्क्वायर। कितने का है? 28 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गई? मेरी आर की वैल्यू आ गई। इसकी आ गई मेरी आर की वैल्यू आ गई 28। तो यहाँ से मेरे आर की वैल्यू आ गई है। मुझे क्वेश्चन में पूछा है उसकी परिधि ज्ञात कीजिए, और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है। तो मैं यहाँ से इस आर का वैल्यू लगा दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए क्या होगा, कि 2 इंटू पाई वैल्यू, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। आर आया मेरा 28, 7 से 4 बार कैंसिल। अब क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, मतलब 22 गुणा 8। तो मेरा आंसर हो जाएगा 8 दूनी 16 का 6, हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17। ये हो गया मेरा आंसर। मतलब 176 जो भी यूनिट होगी उसी में ये आंसर आया है। तो 176 क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया। हमें दे रखा था, हमें वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा था, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो इस फॉर्मूले को यहाँ से आप लिख सकते हैं। आपको ये चीज़ यहाँ से क्या कर लेनी है, जो मैंने आप बताई है उसे लिख लेना है, अपने स्पेशल नोट में लिख लेना है। ये पाई आर स्क्वायर होता है, इसकी वैल्यू 2464 दे रखी है। यहाँ से मैंने आर की वैल्यू निकाल ली, 28 निकाल ली। मतलब इसकी रेडियस कितनी दे रखी है? ये 28 दे रखी है। अब मुझे मालूम है क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी परिधि क्या होती है? तो परिधि होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर मैंने वैल्यू लगा दी, तो मेरा आंसर आ गया 176। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, फॉर 2 years CI माइनस SI इक्वल टू 1000 एंड प्रिंसिपल बराबर दे रखा हमें 25,000 और हमें रेट % निकालना है। मतलब ये क्वेश्चन है हमारा उसका चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो मैं क्या दे रखा है इसमें?
हमें 2 ईयर के लिए, किसके लिए, 2 ईयर, फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए हमें जो अंतर है, डिफरेंस दे रखा है हमें सी आई माइनस एस आई। इसे आप समझते हैं, सी आई मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, एस आई मीन्स सिंपल इंटरेस्ट, जिसे बोलते हैं साधारण ब्याज। इसका अंतर दे रखा है मुझे 1000, क्या दे रखा है, 1000 दे रखा है। जो प्रिंसिपल है मेरा, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, ये कितना है, 25,000 है। और मुझसे क्या पूछा है, मुझसे उससे पूछिए रेट परसेंट पूछिए, तो आप क्या निकालिए, रेट परसेंट निकालिए। तो यहाँ देखिए हमें ये क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है, ये मुझे मूलधन दे रखा है 25,000, और मुझसे क्या पूछा है, रेट परसेंट पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए जब भी आपको दो साल का डिफरेंस दे रखा हो, तो उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो देखिए क्या होता है, डिफरेंस बराबर अंतर, बराबर क्या होता है, अंतर, अंतर मतलब सी आई माइनस एस आई बराबर होता है पी आर बट्टे 100 का स्क्वायर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैं आपको जब भी आगे सी आई और एस आई पढ़ाऊंगा, तो पूरी एस आई और सी आई में केवल एक ही फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले होते हैं, एक 2 साल के डिफरेंस का होता है, एक 30 साल के डिफरेंस का होता है। तो ये दिया है 2 साल के लिए, कौन साल के लिए, ओनली फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के लिए 2 साल के लिए। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। हमें यहाँ पर अंदर दे रखा है 1000 रुपये, प्रिंसिपल हमें दे रखा है 25,000 रुपये, और हमें आर पूछिए, क्या करेंगे, अंतर 1000 रुपये दे रखा है, तो ये गया मेरा 1000 बराबर प्रिंसिपल दे रखा है 25,000 रुपये, ये हो गया 25,000 गुणा आर स्क्वायर। आर तो हमें निकालना ही है, बट्टे में 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100। यहाँ देखिए आप, तो आप देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब देखिए 5 से ये 5 बार, 5 से ये 2 बार, यहाँ बचा 5, यहाँ बची 2, इस 5 से अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा, जैसे आर की वैल्यू आर स्क्वायर आ जाएगा मेरा, आर स्क्वायर इस 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 गुणा 2 अपॉन में 5 आ जाएगा। भाई ये 2 है, आप यहाँ समझिए, ये 2 है तो इधर आ जाएगा ये, क्योंकि बराबर का साइन है, और ये 5 आ जाएगा मेरे यहाँ पे। 5 से कितने कट जाएगा, 5 दूनी 10, 200 कट जाएगा, और आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 400। जब आर स्क्वायर बराबर 400 है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा मेरा अंडर रूट 400। तो आर बराबर आ जाएगा मेरा, आर बराबर हो गया मेरा 20%। क्या आ गया, 20%, क्योंकि आपको पता है 400 का अंडर रूट क्या होता है, 20 होता है, और 20 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 400 होता है। तो यहाँ से मेरा आर बराबर आ गया 20%। तो आपने देखा, जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन सी आई के और एस आई के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं, ना कि एनटीपीसी की बात करूं मैं, ग्रुप डी हुआ, अगर सीपीओ हुआ, सीजेल हुआ, सारी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी तरह से करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपका फॉर्मूला होता है सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस बराबर होता है पी आर बट्टी 100 का स्क्वायर। तो ये हुआ 2 साल के लिए। तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी 3 साल के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला होता है 3 साल के लिए। अगर पूछ ले आपसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए 3 साल के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, तो होगा आपका 3 साल की डिफरेंस बराबर होगा, अंतर बराबर होगा, अंतर कितने साल के लिए, अंतर क्या होता है सी आई मतलब चक्रवर्ती ब्याज माइनस एस आई, कितने साल के लिए, ओनली फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए। क्या होता है, सेम होता है पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर ब्रैकेट में 300 प्लस के आर अपॉन में क्या आ जाएगा 100 का होल क्यूब।
ये फॉर्मूला होता है आपका 3 साल के लिए। जो अभी मैंने आपको दिखाया था वो होता है 2 साल के लिए डिफरेंस होता है। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में पूछ ले 3 साल का डिफरेंस ये दे रखा है, प्रिंसिपल ये दे रखा है और आर की वैल्यू निकालनी है, तो हमेशा हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। जब भी आगे कोई क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, मैं आपको इस क्वेश्चन को आपको इस फॉर्मूले से उस क्वेश्चन को जरूर कराऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 15 पुरुष या 20 महिलाएं 26 दिनों में एक काम को पूरा कर सकती हैं, तो 13 पुरुष और 12 महिलाएं दोगुना काम पूरा करने में कितना समय लेंगी। तो ये क्वेश्चन दे रखा है आपको टाइम एंड वर्क का। तो टाइम एंड वर्क हुआ, आपके हाइट एंड डिस्टेंस हुई। ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा करनी है, क्योंकि आपको पता है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको करना सीखना होगा। तो मैं आपको यहाँ करके दिखाऊंगा, आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। यहाँ मैं अपने मोबाइल में क्वेश्चन लेता हूँ, क्योंकि मुझे बाद में क्वेश्चन क्या करने पड़ते हैं, यहाँ पे लगाने पड़ते हैं, इसलिए मैं मोबाइल की हेल्प लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन दिखता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सॉल्यूशन करता हूँ। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन कह रहा है 15 पुरुष या 20 महिलाएं। 15 पुरुष, अगर मैं ये कहूँ 15 पुरुष, ये हो गया पुरुष का मतलब मेल। मैं जब भी पुरुष की बात होगी मेल लिखूंगा, मेल लिखूंगा, और जब भी औरत की बात होगी मैं क्या लिखूंगा, डब्ल्यू लिखूंगा। तो 15 पुरुष किसी कार्य को क्या करते हैं, अगर 15 पुरुष कार्य करेंगे तो 26 दिनों में कर देंगे, पहली कंडीशन हो गई। और क्या कह रहा है, अगर 20 महिलाएं करेंगी, उसी काम को 20 महिलाएं करेंगी, 20 महिलाएं, मैंने आपसे क्या कहा था अभी कि जब भी महिलाओं की बात होगी मैं क्या लूंगा, यहाँ पे डब्ल्यू लूंगा। और ये क्या हो गया, ये भी कितने दिन में करेंगी, 26 दिन में करेंगी। मतलब काम एक ही है। अगर किसी काम को 15 आदमी करते हैं तो 26 दिन में करते हैं, तो ये भी क्या हो गया, हमारा पूरा कार्य हो गया। आप समझने की कोशिश कीजिए, ये काम कार्य हो गया। और उसी कार्य को 20 औरत करेंगी तो भी 26 दिन में करेंगी, तो ये भी क्या हो गया, मेरा कार्य हो गया। तो दोनों कार्य आपस में बराबर होंगे, यही मैंने कर दिया है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं यहाँ से मैन और वुमन की क्या निकालूंगा, मतलब आदमी और औरत की एफिशिएंसी निकालूंगा, मतलब क्षमता निकालूंगा। तो कैसे निकालेंगे, इस 26 से क्या हो गया, 26 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ बचा 15 मैन, ये बचा 15 मैन बचा, यहाँ क्या बचा 20 वुमन बचे। यहाँ देखिए 5 से 3 बार कैंसिल हो गया। आपको ये काटना आता ही होगा। हम काटते कैसे, हम ऐसी संख्या से डिवाइड देते हैं दोनों संख्या में, इससे वो डिवाइड हो जाए। देखिए 5 से ये 3 बार कट रही है और 5 से ये 4 बार कैंसिल हो रही है। तो यहाँ बचा मेरे पास बचा 3 मैन बराबर 4 वुमन, और ये मैन बट्टे वुमन बराबर हो गया 4/3। तो यहाँ से आपको क्या पता लग गया, यहाँ से आपको पता चल गई इसकी क्षमता, मतलब मैन की क्षमता है 4 और वुमन की क्षमता है 3। हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि इसके अब ये क्या था, टोटल कहाँ था, ये भी टोटल कर रहे हैं, ये टोटल कर रहे हैं। अगर मैं मैन की वैल्यू इसमें लगा दूं, मैन की वैल्यू 4 आई यहाँ से क्षमता की, अगर मैं इसमें वैल्यू लगा दूंगा तो ये भी कार बराबर हो जाएगा। और इस वैल्यू और डब्ल्यू की वैल्यू में 3 इसमें लगा दूंगा तो दोनों कार क्या आएंगे, आपस में बराबर आएंगे। तो ये कार नहीं कराना है मुझे कराना है डबल कार्य, दोगुना कार्य। किन पे कराना है, दोगुना कार्य कराना है मुझे 12 महिलाओं, 13 पुरुष और 12 महिलाओं को दोगुना कार्य कराना है। तो देखिए मैं कार में वैल्यू लगा रहा हूँ यहाँ पे, ये 15 है और ये मैन की एफिशिएंसी है ये 4 और 26 दिन में कर रहे थे। तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया कार्य। भाई ये कार्य तो लिखा था मैंने कहा था ये कार्य क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो कार्य हो गया। लेकिन ये वाला कार्य है हमें, लेकिन कार्य कराना कितना है, दोगुना कराना है, तो ये हो गया दोगुना कार्य। अब कराना किससे, हमें ये कार्य कराना है 13 पुरुष मतलब 13 मेल प्लस 12 वुमेन, 12 वुमेन से कराना है। तो ये भी हो जाएगा टाइम बराबर, मतलब कितना टाइम लेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे। तो आप देखिए इसे तो मैं सेम लिख दे रहा हूँ, क्योंकि आप जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो आपको इसका मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि जो चीज टर्म आएंगे वो कट कैंसिल हो जाएंगे दूसरे से। अगर मैं पहले इसका मल्टीप्लाई कर लूँ फिर से काटूँ तो उसमें क्या होगा, मेरी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। ऐसा करने से आपकी 2-3 मिनट तो
वैसे ही बर्बाद हो जाएंगे। और आपको पता ही है एग्जाम में आपको कभी 25 मिनट मिलते हैं, कभी 30 मिनट मिलते हैं, और उसमें इतने सारे क्वेश्चन को सोल्व करने होते हैं, तो आप कैसे सोल्व करेंगे। तो इसलिए जब भी आप एग्जाम में बैठे हैं तो आपको ये हमेशा ध्यान रखें कि आपको जो कैलकुलेशन है वो जल्दी नहीं करनी, मतलब ऐसे पूरी गुणा नहीं करना है, भाग नहीं करना है, आपको ऐसे छोड़ देनी है। अब देखिए मैं वैल्यू लगाऊंगा m की वैल्यू, पहले मैं इसको लिख ले रहा हूँ 15 इंटू 4 इंटू 26 इंटू 2 बराबर अब 13। अब मैन की वैल्यू, मैन की एफिशिएंसी 4 दे रखी है, 13 चौक क्या हो गया, ये हो गया 52 प्लस, क्योंकि मैन की एफिशिएंसी 4 दे रखी है और 13 मैन है, एक मैन की एफिशिएंसी 4 हो गई तो 13 की कितनी होगी, 52 हो गई। अब 12 वुमन, मतलब वुमन की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, तो 12 की 36 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा टी, मतलब कितने दिन हम कर देंगे। इसे देखिए ये हो जाएगा 15 इंटू 4 इंटू 26 इंटू 2 बराबर, अब ये हो गया 6 2 8। अब ये यहाँ पे तो ये नीचे आ जाएगा इसके, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 5 और 3 ये भी 8 हो जाएगा, बराबर आ गया मेरा टी के बराबर। तो इतने समय में मैं इसे कैंसिल करूँगा, इस 4 से ये 22 बार कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 11 बार कैंसिल हो गया, मतलब टी की वैल्यू क्या आ गई। अब देखो अब मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये तो सॉल्व हो गया। अब यहाँ बचा टी बराबर, और ये टी बराबर आ गया आपका 26 इंटू 15/11। मेरा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा 15 का, अब गुणा करेंगे 15 6 90, जीरो मेरे पास, हाँ 9 बचे, 15 दूनी 30 बचे 39, 390/11। तो यहाँ पे आपने देखा कि थोड़ा सा अटपटा सा आंसर आया है, क्योंकि इसका जवाब पूरा पूरा यहाँ पे नहीं आएगा, मैंने छोड़ दिया, आप कर लें थोड़ा सा आगे। तो अगर ये थोड़ी क्या होता है क्वेश्चन, जो बच्चे क्वेश्चन क्या हुआ जो आए क्वेश्चन में से ये बच्चों ने भेजा है, तो उसमें क्या होता है ये लोग जो वैल्यू होती है उनको क्या कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं, इसलिए क्वेश्चन का आंसर पूरा उसमें नहीं आया, न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं आया, तो उसे करने में 3 दिन का टाइम लगेगा, 3 डेज लगेंगे। तो आपने देखा ये टाइम एंड वर्क के ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं वो इसी बेस पे होते हैं। कहीं पूछेगा 15, उसमें बच्चे भी इंक्लूड कर देता है, वो क्या कहता है कि 15 महीने 3 दिन करेंगे और 10 बच्चे 3 दिन करेंगे, तो बताइए इतने बच्चे और इतने मैंने तो उस काम को कितने दिन कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन की बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस कराऊंगा। लेकिन क्या है अभी थोड़ा समय का अभाव है, एनटीपीसी के एग्जाम होने के बाद मैं आपकी क्लास को बहुत ही बेहतर तरीके से अपने हिसाब से चलाऊंगा। उसमें क्या होगा, आप ऐसे क्वेश्चनों को और नए नए जो आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको मैं कराने वाला हूँ। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक साथ फेंके गए 2 पासे पर संख्या का योगफल 9 आने की संभावना क्या है। तो आपका ये क्वेश्चन दे रखा है प्रोबेबिलिटी से, प्रायिकता से। आप देखिए अब रेलवे जो आरआरबी बोर्ड है वो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। एनटीपीसी में बताइए प्रायिकता वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको सारे तरह के क्वेश्चन आने चाहिए। अब तो रोमन अंकों वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं कराऊंगा एक रोमन कौन सा वाला, अब मैंने क्वेश्चन उठाया है तो मैं रोमन अंकों वाला भी क्वेश्चन कराऊंगा। तो रोमन अंक वाला हुआ और आपका प्रोबेबिलिटी हुई, सारे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में एग्जामिनर पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 2 पासे हैं, कितने पासे हैं, आपके पास 2 पासे हैं, ये आपके पास 2 पासे दे रखे हैं। तो आपको पता होगा आप 5 से खेलते हो, आप लूडो खेलते हो, क्या बोलते हैं लूडो। तो लूडो का जो होता है वो क्यूब होता है, उसमें 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं, 6। एक का 6 होते हैं। मान लीजिए एक गिनती होगी, 1 हो गया, ऐसे 2 के आपने देखा होगा बने रहते हैं, साइन बने रहते हैं, 4 हो गया, और ये मान लीजिए 3 का है, ये आपका 6 हो गया, और ये आपका हो गया, ये हो गया 2 मान लीजिए। तो आपको पता है उसकी 6 फलक होती हैं। अगर इनको जब भी दोनों एक साथ फेंकेंगे तो उनकी घटना मतलब 36 तरीके से आंकड़े क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। टोटल तरीके होते हैं 36 बनने के। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों को फेंकने पर संख्या का योगफल 9 आने की प्रायिकता, मतलब संख्या के ऊपर कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। मान लीजिए 9 कब आएगा, जब मैं पहले उसमें क्या आ जाए, 3 आ जाए, दूसरे में क्या आ जाए, 6 आ जाए। ये कंडीशन हो गई। और क्या कंडीशन हो सकती है, या पहले में 6 आ जाए, दूसरे में क्या आ जाए, 3 आ जाए। एक कंडीशन ये हो गई, तो एक कंडीशन क्या हो गई, ये हो गई। अब सपोज कर लीजिए पहले में क्या आ जाए, 4 आ जाए,
दूसरे में क्या आए 5 आए। आप समझ रहे हैं, ऐसे मैंने कोई 5 सा फेंका, मेरे पास 5 आए, मैंने जो फेंका तो पहले में 3 आ जाए और दूसरे में क्या आए 6 आए, तभी तो सबका जो योग होगा, जो सम होगा वो 9 होगा। ऐसे ही मान लीजिए पहले में 6 आ जाए, पहले में फेंका उसमें 6 आ गया, दूसरा फेंका उसमें 3 आ गया, तो दोनों का योग 9 हो गया, ए हो गया। अब तीसरी कंडीशन क्या होगी, पहले में 4 आ जाए, मैंने पहला 5 फेंका उसमें 4 आ गया, दूसरा फेंका उसमें 5 आ गया, इसके अपोजिट हो गया, एक पहले में 5 आ गया, दूसरे में मान लो 4 आ गया। ये भी तो कंडीशन हो सकती है। और कौन सी कंडीशन हो सकती है, और दूसरी कंडीशन उसमें 2 आ गया, उसमें 7 आ गया। क्यों ऐसा संभव है, क्योंकि 5 में 6 बल्ब होते हैं, तो 7 तो उसमें होता नहीं है, तो ये क्या, ये कंडीशन हमारी नहीं बनेगी। तो क्या करेंगे, कितनी कंडीशन बन गई, एक कंडीशन मेरे पास ये रही, दूसरी, तीसरी, चौथी, मतलब कुल कंडीशन कितनी थी, 36 थी। कुल कंडीशन 36 है, आपको पता ही है। जब 2 5 से फेंके जाते हैं तो घटना की घटित होने की प्रायिकता कितनी होती है, मतलब घटना घटित कितनी होती है, 36 होती है, और हमारी कंडीशन कितनी बनी 4। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/36, ये 4 से 36 कितना 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1/9। ये क्या होगा, मेरा आंसर हो गया। तो देखा, अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें आती हैं तो आप किसी भी टॉपिक को, कोई भी टॉपिक हो, ये प्रायिकता ले लीजिए, रोमन अंक बताऊंगा उससे भी ले लीजिए, कोई भी चीज़ हो उसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आप इसको दोबारा समझ लीजिए, हमको 2 5 फेंकने हैं, दोनों 500 पर संख्या के 9 योग आने की प्रायिकता निकालनी है हमें। तो आपको पता है संख्या जो टोटल वो होती हैं हमारी क्या होती है, 36 होती हैं, और 3 पहली घटना हमारी, पहले पे 3 आए, दूसरे 6 आए, या पहले पे 6 आए, दूसरे 3 आए, पहले पे 4 आए, दूसरे 5 आए, या पहले 5 आए, दूसरे 4 आए, तो 4 घटना हो गई। तो ये होगी हमारी 4/36 बराबर आ गया 1/9 आंसर। तो ये क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। तो आपको ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चन किताब में से निकालने हैं और उनको लगाना है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन करा दिया और आपने इसको छोड़ दिया, एक करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि अगर आपके एग्जाम में, कोई भी आने वाले एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसे आसानी से कर सकें। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप उन्हें लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर भी करें। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले 5 अभाज्य संख्याओं को औसत ज्ञात कीजिए। अब बताइए, कितना इजी क्वेश्चन है। पहली 5 अभाज्य संख्याएं, पहले तो आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। हमारे पास 2 तरह के नंबर्स होते हैं, नंबर तो कई तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, प्राइम नंबर्स होते हैं और कंपोजिट नंबर होते हैं। प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर मीन्स भाज्य संख्या। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, ये होता है अभाज्य। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर ये भाज्य और अभाज्य, उनको पता ही नहीं है कि भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है। ये होता है भाज्य नंबर, भाज्य संख्या। तो आप बताइए, मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। ज्यादातर टीचर क्या पूछते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, लेकिन मैं आपसे क्या पूछूंगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अभाज्य और अभाज्य। अभाज्य का मतलब होता है एक ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। क्या होता है, जिसके केवल कितने हो, 2 गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड। और भाज्य संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसके कितने हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक क्या हो, गुणनखंड हो। आपको ये चीज क्या होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास 6, तो आप इसे क्या बताएंगे, 6 क्या है मेरे पास, 6 एक एम संख्या है, 6 मेरी एक भाज्य संख्या है। कैसे भाज्य संख्या, आप देखिए, एक इसका फैक्टर 1 होता है। क्या होता है, एक इसका फैक्टर 1 होता है, एक इसका फैक्टर 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है, और एक इसका फैक्टर 3 होता है, एक 6 होता है। कितने फैक्टर हो गए इसके, कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 3 4 हो गए। मैंने क्या कहा था, भाज्य संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, इसके कितने गुणनखंड हैं, 2 से अधिक है ना, तो क्या हो गई, ये भाज्य संख्या हो गई। अब देखिए भाज्य संख्या,
आवाज संख्या मीन्स मेरा 3 हो गया, क्या हो गया 3 हो गया। अब देखिए इसके कितने गुणा करने हैं, अभी कैलकुलेट करते हैं हम। एक तो हो गया इसका 1 हो गया, और 2 नहीं होगा क्योंकि 2 का भाग इसमें जाता नहीं है, दूसरा 3 हो गया। अब देखिए इसके केवल 2 गुणा निकल गया, एक आया 1 और एक आया 3, तो ये क्या क्लियर हो गया यहाँ से, ये क्या होगी मेरी आवाज संख्या होगी। मतलब 3 क्या मेरी आवाज संख्या है और 6 क्या मेरी भाज्य संख्या है। तो हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। और आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं तो आप इन चीज़ों पर नोट कर लीजिए। बहुत से स्टूडेंट्स क्या कहते हैं सर आप साइड से नहीं होते हैं, हमको स्क्रीनशॉट लेना होता है, तो मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप इसे अपनी कॉपी में लिख सकें। तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है पहली 5 आवाज संख्याओं को औसत ज्ञात कीजिए। पहली 5 आवाज संख्याएं, आवाज संख्या पहली 5 कैसे निकालेंगे। आपको पता है 2 क्या होती है, सबसे छोटी क्या होती है आवाज संख्या होती है। 2 होगी मेरे पास, एक होगी मेरे पास 3 हो गई, ये क्या होगी 5 हो गई। अब क्या आएगी 5 के बाद 6 नहीं आएगी, फिर आएगी 7 आएगी, 7 हो गई, 8 नहीं होगी, 9 नहीं होगी, फिर 10 नहीं होगी, फिर क्या होगी 11 हो गई। तो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कितनी संख्या लेनी है, 5 आवाज संख्या लेनी है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 संख्या हमारे पास आवाज संख्या आएगी। हमें क्या निकालना, एवरेज औसत निकालना है। तो आपको औसत निकालने की ट्रिक पता है, सबको जोड़ना है और जितनी संख्या है उनसे हमें क्या लगाना है, भाग लगाना है। मतलब संख्या का योग बट्टे कुल संख्या, ये सिंपल से हमारा फॉर्मूला है। क्या होता है आप मेरे साथ बोलिए, संख्या का योग बट्टे कुल संख्या। अब मैं जोड़ूंगा इनको, क्या हो जाएगा एवरेज, क्या हो जाएगा औसत, क्या हो जाएगा इनका औसत, औसत बराबर हो जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बट्टे में कुल संख्या। ये हमारा फॉर्मूला होता है। आपको उसको भी लिखना है, संख्याओं का योग क्या हो गया, लिख लेंगे यहाँ पे 2 प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस के 7 प्लस के 11 बट्टे कितनी संख्या है, अब 1 2 3 4 5 संख्या हमारे पास 5 हो गई। अब देखिए क्या हो गया, 5 और 5 10, 10 17 17 18 28 हो गया। कितना हो गया ये 28 बट्टे 5। जब 5 का डिवाइड इसमें लगाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरा 5 25 और 5 6 30, मतलब क्या आएगा 5.6 मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, अगर आपको ये संख्या पता है। बहुत से स्टूडेंट्स को एक संख्या क्या होती है पता नहीं होती है, तो आपको ये छोटी छोटी बातें होती हैं ना, यही आपको एग्जाम में मार्क्स दिलाती हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आप क्वेश्चन दे रखा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 34 90 और 104 को विभाजित करती है और प्रत्येक मामले में समान शेष देती है। तो आपको क्या क्या कह रहा है, 34 90 और 104 की विभाजित करने वाली संख्या निकालनी है जो क्या होती है समान शेष देती है। तो 34 90 और दे रखा हमें 104, ये दे रखा है। और हमें क्या निकालना है, ऐसे वालों को करते हैं तो उनके क्या निकालते हैं एचसीएफ निकालते हैं, उनका मासा निकालते हैं। तो मासा निकालने की ट्रिक होती है, क्या होती है आपको दिखा रहा हूँ मैं, सिखा रहा हूँ मैं। इसका लेते हैं डिफरेंस और इसका भी लेते हैं, क्या लेते हैं डिफरेंस लेते हैं। जब 34 और 90 का डिफरेंस लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 और 34 है, ये हो जाएगा 56। क्या आ गया मेरा 56 आ गया। और 104 और 90 का मैं डिफरेंस लूंगा तो ये आ गया मेरा 14। अब क्या करते हैं, इनमें से जो हाईएस्ट कॉमन होता है क्या होता है, मतलब इनमें से क्या होता है जो कॉमन होता है 14, ये होता है 14 चौका 56 और ये 14 मेरे पास सही है। तो ये 14 क्या हो जाएगा मेरा एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा एचसीएफ, क्या हो जाएगा मेरा 14 हो जाएगा। मतलब यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या है ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन में क्या होता है कभी भी स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पे 7वीं ऑप्शन में 7 भी आ जाता है,
तो इसको 7 को क्या करते हैं, इसको टिक लगा देते हैं, लेकिन ये नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, 14 होगा। यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने मेरे लिए ये क्वेश्चन भेजा था, तो उसने वो क्या है ऑप्शन नहीं भेजे हैं, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, फिलहाल के पेपर में आया हुआ है। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे हैंडल करना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है tan a बराबर cot a। क्या दे रखा है, tan a बराबर cot a। ये क्वेश्चन आया ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एक सेट में, मतलब एक आध पेपर में 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, लेकिन ज़्यादा उसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, सरल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमें दे रखा है tan a बराबर cot a, तो वैल्यू पूछी है हमें, देन वैल्यू निकालनी है tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a प्लस tan a और cot a। हमें वैल्यू दे रखी है, हमें हमसे क्या दे रखा है, हमें दे रखा है tan a बराबर cot a दे रखा है, और हमसे वैल्यू पूछी है tan स्क्वायर a प्लस के cot स्क्वायर a प्लस के tan a cot a। जब भी मैं यहाँ बोर्ड पे क्वेश्चन लिखता हूँ, तो आपको करना क्या है, पहले वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही हमारे अंदर से क्या होता है, ऐसे हम सीखते हैं। बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वीडियो को लगा लेते हैं और ईयरफोन लगाते हैं, उसको चलाने लग जाते हैं, मतलब पेन हाथ में लेते नहीं है, ओनली क्वेश्चन को बस सुनते रहते हैं। तो ऐसे गणित में काम नहीं चलता है। जब तक आप क्वेश्चन को करेंगे नहीं, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। अगर आपसे नहीं होता है तो आप उसे यहाँ पे देखिए, तब क्वेश्चन आगे हम सीख पाते हैं। ऐसा नहीं है कि कान में ईयरफोन लगा ली और क्वेश्चन करने बैठ गए, ऐसा नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो आपको पता है tan a बराबर cot a का हो सकता है। हमारे पास एक tan a की और cot a की वैल्यू ऐसी है, अगर मैं उसको लगा दूं तो उसका वैल्यू, उसका मान होता क्या होता है, ये होता है tan 45 डिग्री। 45 डिग्री जब भी होता है तो tan 45 की वैल्यू भी 1 होती है और cot 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो मैं इसमें अगर वैल्यू लगाऊंगा 45 अंश tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan 45 और cot 45। मतलब यहाँ पे समझ गए ना आप कि a बराबर b कब होगा, जब 45 डिग्री होगा, tan बराबर हो जाएगा 45 के। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। tan 45 वैल्यू क्या होती है, tan 45 डिग्री की बराबर वैल्यू होती है 1, और cot 45 वैल्यू क्या होती है, ये भी होती है आपकी 1 होती है। मान लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 इंटू 1, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 3। तो देखिए, अगर आपको ये छोटी चीज मालूम है, अगर आपको ये मालूम है tan 45 मतलब 45 वैल्यू पर 45 डिग्री पर tan a और cot a क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। आपको मात्र 45 डिग्री वैल्यू की आपको ये आनी चाहिए, बस आपको पता होना चाहिए कि tan 45 बराबर क्या होता है, 1 होता है, cot 45 बराबर क्या होता है, 1 होता है। ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में एक ऐसा चैप्टर है, अगर आपको इसके फॉर्मूले याद हैं, आपको इसकी वैल्यू वाले फॉर्मूले याद हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही विदिन सेकंड बना सकते हैं। तो आपने देखा आज के प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं अपनी तरफ से, जो मुझे अच्छे लगे और जो पेपर आ रहे हैं पैटर्न था उसी बेस पे मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इससे मैं आगे आपके लिए अच्छी वीडियो लाता रहूँ।